जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि लुओ फेंग फायर फिनिक्स ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करने के मिशन पर निकल चुका था और उसने अपने इस 5 मंथ के सफर के दौरान कल्टीवेशन करते हुए अपनी स्ट्रेंथ को भी 2 गुना कर लिया था। इसी के साथ फिर वो लोग प्लेनेट बीसी के ऑर्बिट में पहुंच चुके थे। वहीं इधर हम प्लेनेट बीसी के अंदर मौजूद लोगों को देखते हैं जिनके ऊपर फायर फिनिक्स ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जुल्म ढाए जा रहे थे। अगर वो लोग इनका कहना नहीं मानते तो ये लोग उन्हें जान से मार डालते थे। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होता हम प्लेनेट बीसी के जाइंट ट्री ट्राइब को देखते हैं जिसे फायर फिनिक्स ऑर्गेनाइजेशन की टीम ने चारों तरफ से घेरा हुआ होता है और उनका लीडर जाइंट ट्री ट्राइब के चीफ से बोल रहा था, लास्ट ईयर तुम लोगों ने जो रेनबो फ्लावर्स लॉर्ड कलाची को दिए थे वो 30% कम थे और मैं देख पा रहा हूँ कि इस साल भी तुम लोग उतने ही कम दे रहे हो। अब तुम्हें इसे कंपनसेट करने के लिए अपने ट्राइब की 30% पॉपुलेशन मुझे देनी होगी। ये बताने के बाद वो उनके ट्राइब में से अपनी मर्जी के लोगों को चूज करने लगता है और कई सारे अच्छे और जवान लोगों को चूज कर लेने के बाद वो सभी से कहता है, क्या तुम सब लोग रेडी हो? और दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि ये इन लोगों को स्लेव बनाकर बेचेगा। इन लोगों के ऐसा करने की वजह से हम देख पाते हैं कि एक फादर को अपनी बेटी से जुदा होना पड़ता है और उसकी बेटी इसके लिए तैयार नहीं थी। वो अपने पापा को जाता हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा रो रही होती है, इवन उनके गले भी लग गई थी, पर फादर को ना चाहते हुए भी उसे छोड़कर जाना पड़ता है, अदरवाइज ये लोग उनकी फैमिली को नहीं छोड़ेंगे। जब वो बच्ची आगे बढ़ते हुए अपने फादर को रोकने की कोशिश करने लगी थी तो तभी एक वॉरियर स्वॉर्ड लेकर आगे आ जाता है जिससे वो सभी लोग डर गए थे और पीछे हट गए थे। कि तभी इतने में ही हम देखते हैं कि इस फायर फिनिक्स ऑर्गेनाइजेशन के टीम लीडर को यहाँ पर कुछ सस्पिशियस फील होने लगता है, तो वो अपनी स्पिरिचुअल पावर और ब्रेन फील्ड का इस्तेमाल करते हुए आसपास के एरिया को स्कैन करके पता लगा लेता है कि यहाँ पर क्या गड़बड़ है। इसीलिए वो फौरन से टेलीपोर्ट होता हुआ एक घर की तरफ आगे बढ़ गया था, जो देखकर विलेज चीफ बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। यहाँ हमें देखने को मिलता है कि फायर फिनिक्स ऑर्गेनाइजेशन का वो वॉरियर काफी ज्यादा तबाही मचा रहा होता है। तभी विलेज चीफ भी उस घर की तरफ भागते हुए कहते हैं, लॉन्ग लुवो। कि तभी इतने में उस धमाके के अंदर से एक लड़का उठता हुआ आकर बाहर गिर गया था। जैसे ही वो लड़का उठकर भागने की कोशिश करता है तो फौरन से वो वॉरियर उसके सामने आते हुए उसके सर पर अपना पांव रखते हुए उसे जोर से जमीन के ऊपर पटक के मारता है, जिसकी वजह से वहां पर एक और जोरदार ब्लास्ट होता है और जमीन भी शैटर्ड हो गई थी। वो वॉरियर इस लड़के के सर पर पांव रखकर उसे दबाते हुए कहता है, तो तुम लोगों ने एक प्लेनेट लेवल कल्टीवेशन के लड़के को हमसे छुपाने की जुर्रत की, तो फाइनली इतने 100 सालों के बाद तुम लोगों के बीच में एक प्लेनेट लेवल का बीइंग उभरा है, हमें इसे अपने साथ ले जाना चाहिए। उसकी ये बात सुनकर विलेज चीफ उठकर दौड़ते हुए इस तरफ आते हुए कहते हैं, सर लॉन्ग लुवो अभी। इससे पहले कि वो आगे कुछ कह पाते तभी इस वॉरियर ने अपनी स्वॉर्ड से उनका गला कट कर दिया था। वो विलेज चीफ तो तड़पते हुए वहीं पर जान से मारे जाते हैं, जो देखकर सारा का सारा ट्राइब बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गया था और वो काफी ज्यादा खौफ में आ जाते हैं। तभी ये वॉरियर दोबारा से उन सभी ट्राइब्स वालों की तरफ अपनी स्वॉर्ड पॉइंट करते हुए कहता है, ग्रेट लॉर्ड कराची का डायरेक्ट ऑर्डर है कि जिस किसी ने भी नाफरमानी करने की कोशिश की उसे जान से मार दिया जाए। उसकी ये बात सुनकर हम देखते हैं कि पूरा का पूरा ट्राइब घुटनों के बल अपना सर नीचे झुकाया हुआ था, किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि वो अपना सर उठाकर इन्हें देख सके। यहाँ हम लॉन्ग लुवो को देखते हैं जो उस वॉरियर के सर के नीचे अपने विलेज चीफ का नाम पुकारता रह जाता है, क्योंकि विलेज चीफ ने ही अब तक इसको पाला था, इसीलिए उसे बहुत ही ज्यादा अफसोस हो रहा होता है कि आज उसी की वजह से विलेज चीफ मारे गए। वो अपने विलेज चीफ को पुकार रहा था कि तभी वो जालिम वॉरियर उसके सर को अपने पांव से जोर से दबा देता है, जिसकी वजह से उस बेचारे की चीखें निकल गई थी, मानो जैसे अभी उसका सर फूट जाएगा। ये बच्चा उसके पांव के नीचे जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। तभी वो वॉरियर आगे कहता है, क्या तुम लोग वाकई ऐसा सोचते हो कि एक जीनियस को प्रोटेक्ट करने से तुम लोग एज अ स्लेव अपनी किस्मत को बदल पाओगे? अगर तुम्हें याद हो तो लास्ट टाइम 800 साल पहले तुम लोगों ने ऐसे ही एक जीनियस को पैदा किया था। क्या तुम्हें याद नहीं उसका क्या हाल हुआ था? ये कहने के बाद वो दोबारा से अपने पाँव की पावर को बढ़ाते हुए उस बच्चे के सर को मसलने लगता है, जिससे उस बेचारे की और भी ज्यादा चीखें निकल रही थी। और साथ ही साथ कहता है, अगर ये बच्चा अच्छे से ट्रेन करे तो हो सकता है ये स्टार लेवल तक पहुंच जाए। ऐसा करने से इसकी वैल्यू आम लोगों से मिलियंस ऑफ टाइम्स ज्यादा हो सकती है, यानी हम इससे अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ये कहते हुए वो जोर जोर से हंसने लगता है, तो उसे फॉलो करते हुए उसके सारे टीम मेंबर्स भी जोर जोर से हंसने लगे थे। पर यहाँ जाइंट ट्री ट्राइब के सभी लोग बहुत ही ज्यादा डरे होते हैं। इधर हम देखते हैं कि फायर फिनिक्स ऑर्गेनाइजेशन की टीम जोर जोर से हंसी रही थी कि तभी अचानक से उन्हें कुछ अजीब सा एहसास होता है, जिससे उन सभी की बोलती बंद हो गई थी और वो फौरन से अपने घुटनों पर झुकते हुए अपना सर झुकाकर कहते हैं, हम लोग फायर फिनिक्स ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं, क्या हम जान सकते हैं कि आप दोनों प्लेनेट बीसी पर क्यों आए हैं? मैं फौरन से इस बारे में लॉर्ड कलाची को रिपोर्ट कर दूंगा। और अब हमें देखने को मिलता है कि ये लोग जिससे डर रहे हैं वो तो असल में लुओ फेंग और डेलन है। अब लुओ फेंग उसकी इस बात का आंसर करते हुए कहता है, कोई जरूरत नहीं, मैं खुद उसे ढूंढ लूंगा। और फिर फेंग उन सभी वॉरियर्स की सोल में घुसकर उनकी मेमोरीज को चेक करने लगता है कि इन लोगों ने कितने कितने बुरे काम किए हैं।
फैंग यहाँ पर ये सब कुछ देख रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि जायंट ट्री ट्राइब की एक छोटी बच्ची अपना सर उठाकर देखने की कोशिश करती है कि ये लोग कौन हैं, लेकिन उसका फादर उसे ऐसा करने नहीं देता और फौरन से अपने हाथ से उसका सर दोबारा नीचे झुका देता है। यहाँ फैंग को उन सभी वॉरियर्स की मेमोरीज में दिखता है कि इन लोगों ने बिला वजह बहुत सारे इनोसेंट्स लोगों को सिर्फ अपने मजे के लिए किल किया है। ये देखकर तो फैंग का भी खून खोल उठता है और फिर वो इन सभी लोगों से कहता है, मैं तुम लोगों को। अभी इससे पहले कि फैंग अपनी बात को पूरा करता, हम इन सभी फायर ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को देखते हैं कि ये लोग तो फैंग के डर से थर थर कांप रहे थे। अब फैंग गुस्से में अपनी बात को पूरा करते हुए कहता है, मौत की सजा सुनाता हूँ। ये कहते साथ ही फैंग अपने गोल्डी सेनेट आर्मामेंट की हजारों इल्यूजन स्वॉर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए उनके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है, जो देखकर वो सभी लोग वहां से जल्दी से भागकर अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। अब इससे पहले कि वो वहां से बचकर भाग पाते, फैंग ने अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए उन सभी लोगों को अपनी जगह पर फ्रीज कर दिया था और फिर वो अपनी मल्टीपल इल्यूजन स्वॉर्ड्स के साथ उन सभी की बॉडी के हजारों छोटे छोटे टुकड़े कर देता है, जिनके टुकड़े नीचे आकर ट्राइब के लोगों के ऊपर गिर रहे थे और वो सभी लोग इससे डर रहे होते हैं। ये सीन देखकर तो सभी ट्राइब मेंबर्स की रूह तक कांप गई थी। वो सभी लोग अब जल्दी से फैंग के सामने झुकते हुए कहते हैं, ये तो गॉड है, ये तो गॉड है। इन सभी को अपने सामने सर झुकाया हुआ देखकर और यूं बोलते हुए देखकर फैंग कहता है, अगर इस यूनिवर्स में कोई स्ट्रॉन्ग है तो आम लोग उसे आसानी से गॉड मान लेते हैं, जबकि गॉड स्पिरिट्स की तो अब कोई वैल्यू भी नहीं है। तभी डेलन फैंग को बताता है, जब से फायर फोनिक्स ऑर्गेनाइजेशन ने ये प्लेनेट खरीदा है तब से लेकर अब तक यहाँ पर रहने वाले सभी लोग उनके स्लेव्स हैं और इनकी कई सारी जनरेशंस आई और गई, पर ये लोग अभी भी स्लेव्स के स्लेव ही हैं। इस पर फैंग कहता है, इस यूनिवर्स में कमजोर लोग अपनी किस्मत पर कंट्रोल नहीं रख सकते। तभी इधर हम उस बच्चे लोंगलुओ को देखते हैं, जो कि अपने घुटनों पर ही आगे बढ़ते हुए बार बार फैंग के सामने सर झुकाते हुए कहता है, गॉड, मैं लोंगलुओ आपको सर्व करने के लिए तैयार हूँ, प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लें। उसे देखते हुए फैंग को उसके अंदर अपना ही अक्स नजर आता है, इसलिए वो कहता है, ये इस जायंट ट्री ट्राइब का जीनियस है, पर अभी ये दूसरी रेसिस का सामना करने के लिए बहुत कमजोर है। मैं भी पहले अर्थ पर बिल्कुल इसी की तरह हुआ करता था, पर खुशकिस्मती से मुझे बबाता मिली, गोल्डन ऑन बीस्ट और युनमू प्लेनेट की लेगेसी मिली, जिसके चलते मैं इस यूनिवर्स में राइज करते हुए अपनी एक पहचान बना सका। इस बच्चे के पास अब सिर्फ एक चीज की कमी है और वो है अपॉर्चुनिटी। यहाँ हम देख पाते हैं कि लुओ फैंग को इस तरह से उस बच्चे को देखते हुए डेलन को भी समझ आ चुकी थी कि फैंग क्या सोच रहा है, इसीलिए वो टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू फैंग से कहता है, फिक्र मत करो, वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के यहाँ पर टेक ओवर कर लेने के बाद ये स्लेव प्लैनेट्स नॉर्मली यहाँ पर डेवलप करना शुरू कर पाएंगे और ऐसे गिफ्टेड बच्चे को भी कंपनी खुद ट्रेनिंग देगी। ये जानकर फैंग को थोड़ी तसल्ली होती है, इसीलिए वो कहता है, तो फिर ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ वो लोग टेलीपोर्ट होते हुए वहां से जाने लगते हैं। तभी यहाँ हम देखते हैं कि जायंट ट्री ट्राइब के लोग घबराते हुए कहते हैं, अब क्या, वो गॉड तो हमें छोड़कर चला गया। और लोंगलुओ बस यही बोल रहा था, गॉड ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, अब हम नहीं बचेंगे। यहाँ पर इतने सारे डीमंस मारे गए, जब उन्हें ये पता चलेगा तो वो लोग हमें नहीं छोड़ेंगे, हम सब मरने वाले हैं। ये सभी लोग अभी पैनिक कर ही रहे होते हैं कि तभी इनके आसपास मौजूद सारे के सारे रोबोट्स खराब होकर गिरना शुरू हो जाते हैं और लुओ फैंग की आवाज आती है, फायर फिनिक्स ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने आप पर जुल्म किए वो जल्दी ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी और प्लेनेट बीसी अब से स्लेव प्लेनेट नहीं रहा। ये जगह भी अब बिल्कुल दूसरे लाइफ प्लैनेट्स की तरह हो जाएगी। आप सभी को भी डेवलपमेंट की इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, बस अब वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के लोगों के यहाँ पर आने तक का वेट करो। ये बात सुनकर ट्राइब के लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं, जबकि लोंगलुओ के मन में बस यही चल रहा था, वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी वो क्या है। तभी इतने में हम देखते हैं कि फैंग यहाँ पर मौजूद फायर फिनिक्स ऑर्गेनाइजेशन के सारे स्पेसशिप्स को डिस्ट्रॉय करते हुए वहां से चला जाता है और इसी के साथ सीन कट होता है, हमें प्लेनेट बीसी की दूसरी तरफ फायर फिनिक्स ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर्स दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग मामूल के अकॉर्डिंग अपना अपना काम कर रहे थे कि तभी अचानक से उनके इस हेडक्वार्टर के अंदर रेड अलर्ट एक्टिवेट हो गया था, जो देखकर वहाँ पर मौजूद गार्ड्स को कुछ समझ नहीं आता, तो उनमें से कहता है, ये अलार्म अचानक से क्यों चल रहा है। उसकी ये बात सुनने वाला दूसरा गार्ड इस पर आंसर करते हुए कहता है, काउंसिल यहीं पर ही है ना, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। इस पर एक और गार्ड उनकी इस बात पर आंसर करते हुए कहती है, कोईलैंग स्टार रीजन में कोई भी फोर्स हम फायर फोनिक्स ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट जाने की हिम्मत नहीं कर सकती। उनका इतना कहना ही था कि तभी उनके हेडक्वार्टर्स के अंदर से उनका लीडर बड़ी तेजी के साथ बाहर आता है, जिसके पावर प्रेशर से ये सभी लोग हिल जाते हैं और उन्हें देखते साथ उनके सामने झुकते हुए कहते हैं, योर मैजेस्टी। वो पर्सन अब इन सभी गार्ड्स से कहता है, यहाँ पर मौजूद हर कोई जल्दी से अपने स्पेसशिप्स में बैठकर फौरन से प्लेनेट बीसी को छोड़ दो। वो सभी अपने लीडर के ऑर्डर को मानते हुए अपने स्पेसशिप्स में बैठकर फौरन से भागने लगते हैं और यहाँ पर ये सभी लोग देखने में बिल्कुल मक्खियों की तरह लग रहे थे। इनके इतने ज्यादा स्पेसशिप्स को वहां पर जाता हुआ देखकर हम देखते हैं कि फैंग को भी समझ आ गया था और वो वहां पर अपीयर होते हुए कहता है, भागने की कोशिश कर रहे हो।
और फिर वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए वहां पर एक मीटियोराइट शावर करवा देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर मौजूद इनके सारे के सारे स्पेसशिप्स एक एक करके डिस्ट्रॉय होते जाते हैं। और कुछ ही सेकंडों में इनके सारे स्पेसशिप डिस्ट्रॉय हो गए थे, कोई भी यहाँ से बचकर नहीं भाग पाता। बस उनमें से कुछ वॉरियर्स जो कि टाइम रहते ही निकल पाए वो बच गए। ये सारा नजारा देखते हुए काउंसिल लीडर को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो गुस्से में अपने दांत पीस रहा था और उसकी आंखें भी रेड हो चुकी थी। तभी वहां पर एंट्री होती है लुवो फेंग और डेलन की, जिन्हें देखते साथ ही काउंसिल लीडर की आंखें और मुंह दोनों ही खुले के खुले रह जाते हैं और वो थर थर कांपने लग जाता है। और अब फिर वो फौरन से होश पकड़ते हुए घुटनों पर आते हुए सर झुकाए कहता है, सैल्यूट टू द अनडाइंग गॉड स्पिरिट। इस पर हम देखते हैं कि वहां पर जो सभी वॉरियर्स अपने लीडर को उनके सामने झुकता हुआ देखकर फौरन से झुक गए थे और वो भी लुवो फेंग और डेलन को ग्रीटिंग्स पेश करते हैं। तो इस पर अब फेंग भी अपने अटैक को रोक देता है और डेलन इस सिचुएशन को देखते हुए फेंग से कहता है, ये बंदा बहुत अच्छे से जानता है कि किस सिचुएशन में किस तरह पेश आना है। अब इधर वो काउंसिल लीडर खुद को फेंग के साथ इंट्रोड्यूस करते हुए बताता है, योर मैजेस्टी, मैं कलाची हूँ, फायर फिनिक्स ऑर्गेनाइजेशन का काउंसिल मेंबर। मेरे पास ऑर्गेनाइजेशन के 5% शेयर्स हैं और हमारे कियानू यूनिवर्स किंगडम के कॉमर्स डिपार्टमेंट के साथ भी अच्छे कनेक्शंस और लेन देन है। इस पर फेंग उससे कहता है, तुम्हारा मतलब तुम 7th प्रिंस को बहुत सारी स्लेव सप्लाई करते हो। वो घटिया कलाची आगे से ग्रीट करते हुए आंसर करते हुए कहता है, मैं सिर्फ हाईएस्ट क्वालिटी के स्लेव्स ही उन्हें प्रोवाइड करता हूँ। योर मैजेस्टी, अगर आप किसी में दिलचस्पी रखते हैं तो फिर चाहे वो कुछ भी हो, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ये कहते साथ साथ वो फेंग के सामने माथा टेकते हुए अपनी बात को कंटिन्यू करता है, अगर आप मेरी लाइफ को बख्श देते हैं तो मैं आपको फायर फिनिक्स ऑर्गेनाइजेशन के सारे एसेट्स दे दूंगा। इनडायरेक्टली उसने फेंग को ही ऑफर कर दी थी। इस पर हम देखते हैं कि फेंग मुस्कुराते हुए कहता है, 3 डोमेन मास्टर लेवल के वॉरियर्स, 101 यूनिवर्स लेवल के वॉरियर्स, 49 स्टार लेवल के वॉरियर्स और तकरीबन 5000 प्लेनेट लेवल वॉरियर्स। जहां हमें पता चलता है कि जब क्लाची लुवो फेंग को ऑफर कर रहा था तो फेंग अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर मौजूद सारे के सारे वॉरियर्स की सोल्स में झांककर उनकी मेमोरीज को चेक कर रहा था कि कौन कौन गुनहगार है और कौन नहीं। और इसीलिए वो यहाँ पर जो सभी वॉरियर्स की तादाद और उनका पावर लेवल बताने के बाद अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए इनमें से 5 वॉरियर्स को बाहर निकालते हुए उनसे कहता है, मैं ये डिक्लेयर करता हूँ, तुम 5 हो। जब फेंग ये बोल रहा था तो ये 5 भी थर थर कांप रहे होते हैं। फेंग अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, गिल्टी नहीं हो। ये सुनकर उनकी जान में जान आती है और वो सुकून का सांस लेते हैं, पर अभी भी उनका कांपना बंद नहीं हुआ था। इधर हम देखते हैं कि कलाची को भी रियलाइज हो चुका था कि अब आगे क्या होने वाला है, इसीलिए डर के मारे उसकी भी हालत खराब होती जा रही होती है। तभी फेंग कहता है, और बाकी तुम सभी। इस पर लॉर्ड कलाची डरते डरते अपना सर उठाकर फेंग की तरफ देखता है तो फेंग पहले तो एक मुस्कुराहट के साथ था, पर अब सीरियस होते हुए कहता है, तुम सभी को सजाए मौत सुनाई जाती है। यहाँ हम देख पाते हैं कि कलाची अपनी डरती डरती आवाज में ही घुटनों के बल आगे चलते हुए कहता है, योर मैजेस्टी, प्लीज हम सभी को बख्श दें। पर उसके सभी वॉरियर्स अपनी जान बचाने के लिए फौरन से वहां से भागना शुरू कर देते हैं। पर इससे पहले कि वो सभी यहाँ से बचकर भाग पाते, फेंग अपने स्वॉर्ड वर्ल्ड का इस्तेमाल करते हुए इनके पूरे के पूरे हेडक्वार्टर के आसपास एक बड़ा सा बैरियर बना लेता है। इसलिए वहां से कोई भी वॉरियर बचकर नहीं निकल पाता और यहाँ पर मौजूद जितने भी लोग थे वो सारे इसके अंदर ट्रैप्ड हो जाते हैं। अब फेंग एक सेकंड भी जाया नहीं करता और अपने हाथों पर गोल्डन ऑन बीस्ट के क्लॉस को निकालते हुए यहाँ पर मौजूद सभी वॉरियर्स को किल करना शुरू कर देता है। उसके एक एक स्लैश से ही कई 100 वॉरियर्स यूं ही मारे जा रहे थे और जो पावरफुल होते हैं फेंग उन्हें खुद अपने हाथों से पकड़कर अपने क्लॉस से चीर रहा था। और यहाँ हमें देखने को मिलता है कि अब जब ये वॉरियर्स अपनी जान नहीं बचा सकते तो वो फेंग का सामना करने के लिए उसके साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं, जिसमें हम देख पाते हैं कि कुछ वॉरियर्स ने तो लेजर वेपन्स का इस्तेमाल करते हुए फेंग को जान से मारने की कोशिश की थी, पर फेंग एक चुटकी में ही उन सभी को खत्म कर देता है। और वो इतनी तेजी से यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को किल कर रहा था कि कलाची को तो ये देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो बहुत ही ज्यादा डर चुका होता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, और वो बस खौफ के मारे यही कहता है, ये पूरी तरह से पागल हो गया है। यहाँ हमें दूर से इस नज़ारे को दिखाया जाता है और हम देख पाते हैं कि फेंग के सिर्फ स्लैशेस नजर आ रहे थे और उसके एक एक स्लैश के साथ यहाँ पर कितना कितना बड़ा ब्लड का ब्लास्ट हो रहा था। ये देखकर तो किसी की भी रूह कांप जाए। और हम देख पाते हैं कि फेंग भी इन किलिंग्स को बहुत ही इंजॉय कर रहा होता है।